मॉर्निंग, नमस्ते। आई एम डॉक्टर वैष्णवी ठाकुर। पिछले 1 साल से इंद्रायणी हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। अभी बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन कैंसर पेशेंट्स में। कैंसर पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? आज के इस जनरेशन में डे वाइज डे टू डे लाइफ में कैंसर ट्रीटमेंट और पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम रोल अभी चालू है। तो यहाँ बताया जैसे कि कैंसर पोस्ट ट्रीटमेंट या पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट या पोस्ट रेडिएशन पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा रहता है, पोस्ट ऑफ रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन रहता है, या पोस्ट ऑफ सर्जरी पेशेंट्स को चलने फिरने या हाथ उठाने ये सब में दिक्कत रहती है। तो इनको ट्रीट करना या यूजुअली वी स्टार्ट विथ पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट देते हैं, सिंपल हेड एंड नेक एक्सरसाइजेस उनको बताते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बताते हैं। ये सारे जैसे सिंपल है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, बेड से मोबिलाइज होना, 2-3 चक्कर मारना हर 2 घंटे में, ये सारे उनको पोस्ट ऑप बताते हैं। अभी पोस्ट ऑप रेडिएशन में जैसा पोस्ट ऑप रेडिएशन थेरेपी हो रहा है पेशेंट का, या 6 to 7 रेडिएशन हो गया, तो पेशेंट यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर्स में जैसे कार्सिनोमा ऑफ BM है या कार्सिनोमा ऑफ टंग है, जिसका मुंह का कैंसर है, ज़बान का कैंसर है, ये पेशेंट में कैसा होता है कि ऑटोमेटिकली रेडिएशन द्वारा मुंह बंद होने लगता है, या शायद वो पोस्ट सर्जरी रहो या बिना सर्जरी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो। तो इन केसेस में माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये कंपलसरीली पेशेंट को ज़रूरी है कि 7 रेडिएशंस होते ही उनको हम लोग माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस ये सारे बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा रेडिएशन स्टार्ट होता है तो मसल सारे स्पैस्टिक रिजिड होने लगते हैं। तो उनको अभी स्टार्टिंग में ही मूव नहीं किया, अगर कुछ नहीं किया, तो आगे जाके वो इतना रिजिड हो जाता है कि बाद में उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आती है कि फिजियोथेरेपी रोल में। तो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी में यूजुअली 4 टाइप में डिवाइडेड है। तो शायद बोल सकते हैं 4 स्टेजेस या 4 डोमेन में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं, पहला वाला है प्रीहैबिलिटेशन, दूसरा आता है रिस्टोरेटिव रिहैबिलिटेशन, और तीसरा आता है सपोर्टिव लिमिटेशन, और जो चौथा है वो है पैलेटिव रिहैबिलिटेशन। अपन इतना रिहैब बात कर रहे हैं तो पहले रिहैब के बारे में जानते हैं कि रिहैब कैसे होता है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज़ करके पेशेंट को रूटीन में लाने का ही उसका मकसद रहता है। उसको अपन रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। मतलब डेली ADLs वो खुद से कर पाए उसको अपन रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स रहते हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स या मोबिलाइजेशंस, ये सारे आते हैं जो अपन फिजियोथेरेपी या रिहैब में यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जैसे कि बात कर रहे थे रिहैबिलिटेशन के बारे में, तो रिहैबिलिटेशन में डिफरेंट टेक्निक्स या तरीके यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट करने में, जैसे सिंपल एक्सरसाइजेस रहे या सिंपल वॉकिंग से लेकर उनको बेड साइड सिटिंग से लेकर स्टैंडिंग तक जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनको डे टू लाइफ रूटीन में लाने के लिए वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। और आइए बात करते हैं हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स में। हेड एंड नेक मतलब जैसे कार्सिनोमा ऑफ BM बताया, जैसे कार्सिनोमा ऑफ टंग बताया, ये पेशेंट में शोल्डर रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन होता है। तो शोल्डर कैसे कभी कभी पेशेंट्स में नॉर्मली कवर हो जाता है 2 to 3 मंथ्स के बीच में, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स रहते हैं जो 6 मंथ्स 1 ईयर तक भी उनका शोल्डर रेंज इम्प्रूव नहीं होता है। अगर वो पेशेंट्स को अपन काउंट करें, वो अंडर आते हैं रिहैबिलिटेशन में। तो यहाँ रिहैबिलिटेशन में काम उनका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता है। और ऐसे ही डिफरेंट कंडीशंस लाइक ब्रेस्ट पेशेंट्स ले लीजिए, या ओवरी पेशेंट्स ले लिए, या लंग कैंसर पेशेंट्स ले लीजिए। अगर लंग कैंसर पेशेंट्स लेते हैं तो इन लोगों ने ऑब्वियसली ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री उनको देते हैं। ये सिर्फ मॉडिफिकेशन आफ्टर सर्जरी या प्री सर्जरी पेशेंट को डे टू लाइफ में रूटीन इंडिपेंडेंटली अपने आप को कैसे मॉडिफाई करना है, रूटीन में लाना है, ये रोल है रिहैब का। अभी आज बात करते हैं, जैसे अपन ने बात किया 4 डोमेन में रिहैबिलिटेशन बटा हुआ है। तो आते हैं बात करते हैं पहला डोमेन यानी पहला स्टेज जिसे बोलते हैं प्रीहैबिलिटेशन। तो प्रीहैबिलिटेशन में क्या होता है, ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जो ऑपरेशंस या सर्जरी से पहले पेशेंट को दिया जाता है या सिखाया जाता है। इसमें जैसे कैसे नॉर्मली पंजे हिलाना पैर के, या हाथ के मूवमेंट करना, शोल्डर मूवमेंट्स करना, नेक मूवमेंट्स करना, ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पेशेंट को प्रायरली अपन ट्रीट करते हैं बिफोर सर्जरी, विद इन 2 to 3 वीक्स बिफोर द सर्जरी, ताकि जो मसल जो इन्वॉल्व होने वाला है आगे जाके सर्जरी में वो हेल्प करे, वो मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, ताकि जो रिकवरी सर्जरी के बाद 3-4 हफ्ते लग सकते हैं वो 1 वीक में ये रिकवरी कवर हो जाएगी।
सो यहाँ पे रिकवरी टाइम कम हो जाएगा और पेशेंट तुरंत रिकवर हो जाएगा। तो एक काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल ट्रीटमेंट है जो रिहैबिलिटेशन में देते हैं, आजकल हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो अभी बात करते हैं सेकेंड रिहैबिलिटेशन की, जो है रिस्टोरेटिव रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे ये ट्रीटमेंट या प्रोग्राम का मतलब ये है कि पेशेंट को सहन शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपन ये करते हैं, लाइक एंड्योरेंस ट्रेनिंग जो बताते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर। यहाँ मेन मोटिव यही रहता है कि एज सून एज पेशेंट इंडिपेंडेंट हो, अपने आप खुद अपने एडियल्स करने लगे। ये मेन मुद्दा है इसमें रिस्टोरेटिव रिहैबिलिटेशन में। अभी बात करते हैं रिस्टोरेटिव रिहैबिलिटेशन के बाद आता है सपोर्टिव लिमिटेशन। सपोर्टिव लिमिटेशन ये यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को फंक्शनल इम्पेयरमेंट या फंक्शनल लिमिटेशन, अभी जैसे एग्जांपल ले लीजिए कार्सिनोमा ऑफ बीएम। कार्सिनोमा मतलब बक्कल म्यूकोजा कैंसर है और पेशेंट को सर्जरी हुई है, कंपोजिट रिसेक्शन नेक डिसेक्शन सर्जरी हुई है, तो वो पेशेंट में शोल्डर रेंज रेस्ट्रिक्शन होता है। तो वो एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद भी वो रिपेयर नहीं होता है। एटलीस्ट 90 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन जा रहा है, लेकिन उसके आगे भी रेंज ऑफ मोशन जाना चाहिए, मतलब वो नॉर्मल टू द रेंज नहीं है। तो उसको वो इम्पेयरमेंट को ठीक करने के लिए वो इम्पेयरमेंट इसी में काउंट किया जाता है, लाइक सपोर्टिव लिमिटेशन में। तो यहाँ पे डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स या कॉर्डल ग्लाइड्स वगैरह देकर डिफरेंट रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ये सब दे के पेशेंट का रेंज इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो 90 डिग्री से एटलीस्ट 110, 120 या 150 डिग्रीज तक उनका रेंज इम्प्रूव हो। ये मेन फोकस रहता है यहाँ पे। तो ये आता है सपोर्टिव लिमिटेशन की बात। अभी करते हैं पैलेटिव रिहैबिलिटेशन। ये जो जब से लास्ट वाला है, जो स्टेज 4 में काउंट होता है। और यहाँ पे मोस्ट पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट का मोटिव यही रहता है कि पेशेंट का पेन कम करे, क्योंकि ये स्टेज 4 कैंसर या बिहार जिसको ऑपरेशन कर नहीं सकते, जिसको कीमो रेडिएशन सब कुछ हो चुका है, ये पेशेंट्स को अपन सिर्फ पेन मैनेजमेंट, क्योंकि आगे इनका बॉडी में सारा मेड्स फैला हुआ है, तो ये पेशेंट्स को हम आगे कुछ सर्जरी ऑप्शन नहीं रहता है, पर एट्स लीस्ट इन बेड एक्सरसाइजेस, इन बेड साइड पेशेंट को वुंड्स ना हो, बेड सोर ना हो, तो इनको प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रॉपर थोड़े जेंटल एक्सरसाइजेस इन बेड ओनली, कभी कभी 2 आवरली उनको एम्बुलेट कराना विद द हेल्प ऑफ वॉकर, विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिव असिस्टेंस। और इसके साथ साथ पेन मैनेजमेंट, मतलब जहाँ पेन है, दर्द है, तो काफ़ी मोडालिटीज़ वगैरह यूज़ करके पेशेंट का पेन कम करना। तो आखिरी ये मोटिव यही रहता है कि पेशेंट का पेन कम करना। तो ये 4 डोमेन्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज ए कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने में इन फिजियोथेरेपी। अभी बात करते हैं सीए ब्रेस्ट पेशेंट्स की। सीए ब्रेस्ट पेशेंट यूजुअली वुमेन्स में काफ़ी होता है, एंड पोस्ट ऑप सर्जरी पेशेंट्स को लिम्फेडिमा होने के चांसेस रहते हैं, रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ लिम्फेडिमा जो होता है, यूजुअली लिम्फेडिमा कभी भी हो सकता है, क्योंकि लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है तो ऑब्वियसली लिम्फेडिमा होने के चांसेस रहते हैं। और ये कंपलसरी ऑल द पेशेंट्स को हो, कोई पेशेंट्स को होता है, कोई पेशेंट्स को नहीं होता है। सो किसी भी, लेकिन स्वेलिंग जो है वो लिम्फेडिमा कभी भी आ सकती है, तो शायद ऑपरेशन के 6 मंथ्स बाद या 5 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद या 5 ईयर्स बाद। सो इसलिए यहाँ फिजियोथेरेपी का रोल ये आता है कि उनको पहले से ही प्रिवेंशन दिया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑपरेटेड हाथ को कितना वजन उठाना चाहिए, कितना नहीं उठाना चाहिए, और क्या क्या एडअप कर सकते हैं, एडियल्स कितना कर सकते हैं, कौन से एडियल्स कर सकते हैं, ये सब बताना यहाँ रोल आता है। और इसके साथ साथ लिम्फेडिमा एक्सरसाइजेस वगैरह भी बताते हैं पेशेंट को। अगर स्वेलिंग आती है पेशेंट को, अगर मॉडरेट टू माइल्ड स्वेलिंग है तो लिम्फेडिमा एक्सरसाइजेस बता के उसको सबसाइड कर सकते हैं। पर इवन सीवियर है तो यहाँ पे हम लोग लिम्फेडिमा स्लीव्स देते हैं, तो वो 18 आवर्स तक कंटिन्यू पहनकर उस स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज तो कंपलसरी रहते हैं, शोल्डर एक्सरसाइजेस कंपलसरी रहते हैं, स्कैपुलर एक्सरसाइजेस कंपलसरी रहते हैं, ये सब करना वेरी इंपॉर्टेंट है।